अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 19 जो कि डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसके प्रीवियस टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी कर लिया था, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स की हिस्ट्री को हमने स्टडी किया था। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंट्रैक्शन करवाना है मैटर के साथ। जी, मैटर के साथ जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंट्रैक्शन करवाएंगे देन कौन से फिनोमिना शो होते हैं। तीन तरह के बेसिक फिनोमिना हैं जो सामने आते हैं जब हम मैटर का इंट्रैक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। फर्स्ट वन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकंड वन है कॉम्पटन इफेक्ट और थर्ड वन है स्कैटरिंग इफेक्ट। तीनों इफेक्ट्स को हम बारी बारी स्टडी करेंगे। तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज हम स्टडी करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज है? फोटो कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, ये वर्ड लिख देता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके नेम को पहले स्टडी करते हैं। नेम क्या कह रहा है जी? फोटो कहते हैं जी फोटॉन्स को। फोटॉन्स क्या होती है जी? लाइट को रेफर करता है। ये मोस्टली फोटॉन्स लाइट को रेफर करते होते हैं। यानी फोटो इलेक्ट्रिक, लाइट की वजह से निकलने वाले चार्जेस। इलेक्ट्रिक जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रो रेफर करता होता है चार्जेस को। इसमें इलेक्ट्रिक जो है ये रेफर कर रहा है चार्जेस को, यानी फोटॉन्स की वजह से निकलने वाले चार्जेस या लाइट की वजह से निकलने वाले चार्जेस और उनका आगे इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट जब चार्जेस मूव करते हैं तो करंट इंक्रीज निकलता है, तो करंट डेवलप होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम पढ़ेंगे कि एक लाइट को किसी मेटल सरफेस के ऊपर गिराएंगे जो उस मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक यानी चार्जेस को निकालेगा। वो चार्जेस क्या करेंगे? जब मूव करेंगे तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा, जिससे जैसे चार्जेस मूव करते हैं तो करंट बनता है, करंट के मूव करने से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक, बहुत से फिनोमेना होते हैं। तो हम बेसिक फिनोमेना को पढ़ रहे हैं। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम स्टडी करेंगे कि लाइट को जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर रखते हैं, मेटल सरफेस के ऊपर जब गिराते हैं तो मेटल सरफेस जो है वो कुछ पार्टिकल्स निकालता है। उन पार्टिकल्स जब वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो उसका आगे एक इफेक्ट बनता है जिसे हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सुन ले ये चीज क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होगा क्या? अब चार्जेस क्यों निकलते हैं? रीजन ये है, जब मेटल सरफेस है, स्टेबल पड़ा हुआ है, जब उसके ऊपर हम लाइट गिराएंगे तो लाइट क्या होती है? एनर्जी की फॉर्म है। E इक्वल्स टू mc²। मैटर एनर्जी होती है, लाइट भी एनर्जी की फॉर्म है। जब वो लाइट जो है मेटल सरफेस के ऊपर गिरेगी तो उसके अंदर से निकले उस मेटल सरफेस के जो चार्जेस हैं उसका जब वो चार्जेस लाइट को या लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे तो अब लो एनर्जी स्टेट से उठ के हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। यानी जब लाइट फोटॉन्स मेटल सरफेस के ऊपर गिरेंगे, मेटल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट, सरफेस के ऊपर जो सरफेस के ऊपर पड़े हुए, सरफेस के नीचे नहीं, सरफेस के ऊपर जो चार्जेस पड़े हुए हैं वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे। अब्सॉर्ब करने के बाद जब जाहिर बात है जब कोई चीज एनर्जी, जब कोई पार्टिकल एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो वो लो एनर्जी स्टेट से उठ के हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है। ये हमने प्रीवियस पढ़ा है। दो एनर्जी स्टेट्स होती हैं, लो एनर्जी स्टेट और हाई एनर्जी स्टेट। लो एनर्जी स्टेट में पड़े हुए सारे पार्टिकल्स वन बाय वन उठ के हाई एनर्जी स्टेट में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज ज्यादा देर तक हाई एनर्जी स्टेट में नहीं रहती, क्योंकि एक नॉर्मल एटम जो है उसकी कोशिश यही होती है कि वो स्टेबल रहे। जब चार्जेस लो एनर्जी स्टेट से उठ के हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो वहां पे वो ज्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाएंगे, तो वहां से उठ के दोबारा वो लो एनर्जी स्टेट में आएंगे। तो इसमें फिनोमेना, ये तो नॉर्मल फिनोमेना है। हाई एनर्जी स्टेट से जब लो एनर्जी स्टेट में आए तो एनर्जी निकलती होती है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये फिनोमेना नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये होगा कि वो जब एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेंगे कि वो हाई एनर्जी स्टेट से भी बाहर निकल जाएंगे। लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट तक जाना था, वहां पे उसकी डेस्टिनेशन है, नॉर्मल जो केस होता है, वहां से वो दोबारा नीचे आते होते हैं। लेकिन जो लाइट फोटॉन्स ऊपर से गिर रहे हैं उन्होंने इतनी ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब करवाया कि वो हाई एनर्जी स्टेट को क्रॉस करके सरफेस से ही बाहर निकल गए। जब वो पार्टिकल सरफेस से बाहर निकलते हैं तो उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। जब वो चार्जेस कलेक्ट होते हैं थ्रू वायर, थ्रू एनी मीडियम, जो भी चीज़ हम यूज़ करेंगे, वायर को यूज़ करते हैं। जब वो वायर के थ्रू हम उस चार्जेस को कलेक्ट करेंगे, वो कलेक्टिवली चार्जेस क्या करेंगे? आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो मूव करेंगे तो फ्लो ऑफ चार्जेस इक्वल्स टू
करंट, वो करंट को जनरेट करेंगे। तो ये नॉर्मल सा फिनोमिना है, सादा अल्फाज में मैंने आपको बता दिया है कि जब चार्जेस को हम मूव करवाएंगे, चार्जेस के मूव करने से फोटो इफेक्ट जब करवाएंगे, फोटॉन्स को मूव करवाएंगे, सरफेस के ऊपर गिराएंगे, सरफेस उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा और हाई एनर्जी स्टेट से भी बाहर निकल जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। वो चार्जेस जब क्रॉस करेंगे, उन चार्जेस को इकट्ठा कर दिया जाएगा, जब वो मूव करेंगे तो मूविंग मोशन से कोई करंट प्रोड्यूस होगा, उससे हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। करंट को कैसे मेजर करेंगे फर्दर हमने पढ़ा हुआ है पीछे भी कि एक एमीटर लगेगा, एक वोल्ट मीटर लगेगा। एमीटर हमें ये बताएगा कि कितना करंट निकल रहा है, यानी सरफेस से कितना करंट निकल रहा है। वोल्ट मीटर हमें ये बताएगा कि हम कितने वोल्टेज का कितने वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं बल्ब को। नॉर्मल सा सेटअप है, एक साइड पे बल्ब पड़ा होगा, एक साइड पे फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल पड़ा होगा। बल्ब जब रोशन होगा तो अपनी सारी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक के ऊपर मटेरियल के ऊपर डालेगा। वो फोटो इलेक्ट्रिक के आगे एमीटर लगा होगा जो उसे डिटेक्ट कर लेगा। अब जितने सारे चार्जेस आ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल से निकल रहे हैं, वो सारे एमीटर के अंदर जाएंगे और वो हमें कैलकुलेशन बता देगा कि करंट कितना निकल रहा है। वोल्ट मीटर लगाने का मकसद ये है कि वो हमें ये बताएगा कि हम जो बल्ब हमने ऑन किया हुआ है, जो लाइट सोर्स ऑन किया हुआ है, उसकी हमने लाइट को कितना वोल्टेज पे हमने इसे ऑन किया हुआ है। चलिए सर्किट की बात करते हैं। सर्किट देख लें, सर्किट कैसा बनेगा। तो सर्किट में होगा ये कि हम सर्किट में लगाएंगे, सिंपल सा सर्किट बनाते हैं यहाँ पे। सर्किट में ये होगा, फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसका एक सिरा एनोड होगा, एक सिरा कैथोड होगा। ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड को हम क्या करेंगे जी, एनोड के ऊपर हम लाइट सोर्स को इंटर करवाएंगे, यानी लाइट जो है वो एनोड के ऊपर जाके गिरेगी। एनोड क्या होता है, एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, जब किसी मटेरियल से नेगेटिव चार्ज को निकाल दिया जाता है वो मटेरियल पॉजिटिव बिहेव करता है। अब एनोड इस लाइट सोर्स को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। अब ये एनोड इतनी लाइट को अब्सॉर्ब कर लेगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो लो एनर्जी स्टेट से ज्यादा क्रॉस कर हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे और उससे भी क्रॉस कर जाएंगे। जब हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो क्रॉस करके ये एक मीडियम है जिसके थ्रू वो कैथोड पे पहुंचेंगे। कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, जाहिर बात है नेगेटिव चार्ज होता है। जब किसी मटेरियल के ऊपर नेगेटिव चार्जेस को हम ऐड कर रहे हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लॉजिकली देखा जाए ये सोर्स इसे एनोड बना रहा है। कैसे बना रहा है, ये नॉर्मल मटेरियल है, जब लाइट सोर्स नहीं गिर रहा, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल पड़ा हुआ है। जब लाइट इसके ऊपर गिरेगी, इस लाइट को अब्सॉर्ब करेगा, अब्सॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट को जब क्रॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जाहिर बात है ये एनोड बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस मीडियम, ये भी एक नॉर्मल पड़ा हुआ है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस कैथोड के इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो इसके अंदर ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो जब कोई चीज किसी मटेरियल के अंदर ऐड करते हैं तो वो कैथोड बिहेव करता है, तो ये कैथोड बिहेव करेगा। इसको आगे हम फर्दर कनेक्ट कर देंगे एमीटर के साथ। एमीटर हमें बता देगा कि कितने चार्जेस कैथोड के अंदर एंटर हो रहे हैं। और फर्दर सर्किट है, अगर रेजिस्टेंस लगी होगी, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा होगा और आगे एक बैटरी का कनेक्शन होगा, वो आपके बुक्स के ऊपर बना हुआ है। तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह होगी। ये पैरेलल में लगता होता है, ये वोल्ट मीटर होता है, ये पैरेलल में लगेगा सोर्स के साथ और बैटरी के साथ पैरेलल कनेक्शन में। चलें, ये सादी सी डायग्राम थी कि इसको हमने करना क्या है। ये था सादी सी हमारे पास डायग्राम, दोबारा से सुन लें। सोर्स से लाइट जाएगी एनोड के ऊपर, एनोड से चार्जेस निकलेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, कैथोड चार्जेस को कलेक्ट करके एमीटर के अंदर जाएगा, हमें बता देगा कि कितना करंट इसके अंदर से गुजर रहा है। वो आगे जाके रेजिस्टेंस लगी होगी करंट को यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि करंट को यूटिलाइज करने के लिए कोई ना कोई रेजिस्टेंस का होना लाजमी है। जब वो यूटिलाइज होगी, ये वोल्ट मीटर सोर्स के साथ अटैच है, सोर्स हमें बताएगा कितने वोल्टेज का हमने लगाया हुआ है, दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं। ये है जी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिंपल मैंने आपको अल्फाज में बता दिया क्या फिनोमिना होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अब फर्दर क्या होगा, फर्दर दो ग्राफ बनेंगे। हमने कंपेयर करना है इंटेंसिटीज को और फ्रीक्वेंसी को, कि कितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से करंट में क्या फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी को सेम रखने से करंट में क्या फर्क पड़ेगा। वहां पे जाने से पहले मैं आपको कुछ इसकी फर्दर डिटेल बताता हूँ कि क्या चीज़ है ये। फर्दर डिटेल में ये होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये डिपेंड करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये डिपेंड करेगा दो फैक्टर्स पे, एक तो इंटेंसिटी पे, एक डिपेंड करेगा मटेरियल पे। सारे मटेरियल फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होते, कुछ मटेरियल्स हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी पे किस तरह डिपेंड करेगा,
लो फ्रीक्वेंसी पे कभी भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? लो फ्रीक्वेंसी मतलब लाइट की शिद्दत कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो इंटेंसिटी, यानी लाइट की कम शिद्दत, और कम शिद्दत से जाहिर बात है एनर्जी भी कम होगी। जब एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे या फोटो में इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कम एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, नॉर्मली हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। वो इतनी एनर्जी इनफ नहीं है जो उसे हाई एनर्जी स्टेट को भी क्रॉस करवा दे। तो लो फ्रीक्वेंसी पे वो हाई एनर्जी स्टेट पे तो पहुंच जाएगा, फिर वहां से नॉर्मली वो लो एनर्जी स्टेट में आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, कोई मसला नहीं उसके लिए। लो फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी भी लो होगी, और एनर्जी इतनी लो होती है कि वो से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं करवा सकती। तो दो चीजें हैं यहाँ पे कि एक तो एनर्जी हाई होनी चाहिए यानी फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए, दूसरी एक फोटो इलेक्ट्रिक मीडियम का होना लाजमी है। अब हाई इंटेंसिटी या हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, वो फ्रीक्वेंसी जहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहला फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसे हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो सकता है उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आगे फर्दर जितना इंक्रीज करते जाएंगे करंट उतना ही इंक्रीज होता जाएगा एक सर्टेन लिमिट तक, ज्यादा करंट नहीं बनेगा। सिंपल साइज का मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ। जैसे सोलर प्लेट होती है, उसे आप धूप में रख दें करंट निकालेगी, उसे जितना मर्जी धूप में रख दें, धूप में रखने के करंट निकालेगी, नॉर्मल निकालेगी। वोल्टेज क्या होता है? 12 वोल्ट का वो निकालते होते वोल्टेज होता है उसका। अब अगर हम ज्यादा वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो यह तो नहीं करेंगे कि सूरज को बिल्कुल करीब ले आए उसके, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी लिमिट ही इतनी है कि वो 12 वोल्ट का ही वोल्टेज निकाल सकती है। ये 12 वोल्ट का ये कुछ एम्पीयर जितना करंट होता है 12 वोल्ट के अंदर, उतना ही वो वोल्टेज निकाल सकती है, उससे ज्यादा नहीं वो निकालेगी। आप जितना मर्जी लाइट को उसके करीब ले आए, जितनी मर्जी लाइट की शिद्दत इंक्रीज कर दें, उसने करंट उतना ही निकालना है जितना उसकी लिमिट है। तो सेम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से करंट तो इंक्रीज करेगा लेकिन एक खास लिमिट तक इंक्रीज करेगा। उस लिमिट से ज्यादा आप जितनी मर्जी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, करंट अपनी मैक्सिमम लिमिट तक ही रहेगा। तो उसके लिए दो ग्राफ बने हैं, वो आप देख लें। फर्स्ट ग्राफ को देखते हैं। फर्स्ट ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह बना है, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे आगे कांस्टेंट हो गया है, और सेकंड वाला ग्राफ भी ऊपर अपर लाइन है वो भी यहाँ पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी। अब देखें, इस पोर्शन को बाद में स्टडी करते हैं। वोल्टेज को आप प्लस वोल्टेज यानी वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं। वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट ग्रेजुअली थोड़ा सा इंक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन अपनी मैक्सिमम लिमिट तक जाके वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ भी अगर देखें, ये ग्राफ को थोड़ा सा इस तरह इलस्ट्रेट करता हूँ, ऊपर की तरफ इस तरह चलिए। करंट को वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज हो रहा है, ये करंट है, ये I1 ले लें, I2 ले लें, करंट तो इंक्रीज करेगा लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट तक करेगा, उसके बाद करंट बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा। तो ग्राफ ये शो कर रहा है कि करंट जो है वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट तो इंक्रीज होगा लेकिन एक खास लिमिट तक इंक्रीज होगा। वोल्टेज इंक्रीज करने का मतलब है कि लाइट का वोल्टेज इंक्रीज करना, यानी लाइट को ज्यादा रोशन करना। लाइट को रोशन करने से करंट तो इंक्रीज होगा लेकिन एक मैक्सिमम यहाँ तक इंक्रीज होगा, आगे करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, सेम यहां तक इंक्रीज होगा और आगे करंट बिल्कुल सेम हो जाएगा। I1 और I2 क्या है? ये फर्स्ट मटेरियल के लिए दो मटेरियल यूज किए, ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए, ये दो मटेरियल लिए, हमने दो डिफरेंट मटेरियल लिए, उस पे हम ये कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। तो करंट कहने का मकसद ये था कि खास लिमिट तक इंक्रीज होता है, आगे करंट कांस्टेंट हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी को जितना मर्जी इंक्रीज कर दें, लिमिट के बाहर जितना मर्जी इंक्रीज कर दें, करंट इंक्रीज नहीं होगा। अब बात करते हैं इस चीज की, ये ग्राफ क्या है? इसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, V नेगेटिव। करंट वोल्टेज को डिक्रीज करने से क्या होता है? वोल्टेज को डिक्रीज करने से करंट भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? वोल्टेज डिक्रीज करने का मतलब ये है कि लाइट को कम करना। लाइट को कम करने का मतलब है कि इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जब इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो वोल्टेज करंट भी कम हो जाएगा। अब होना तो ये चाहिए था कि करंट यहां से स्टार्ट होता, ग्राफ जो है यहां से स्टार्ट होता, लेकिन ग्राफ थोड़ा नेगेटिव पोर्शन से स्टार्ट हो रहा है। इसकी क्या रीजन है? रीजन ये है कि जब हम करंट कह रहा हूं, एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, ये हमारे पास एनोड है,
ये कैथोड है, ये पॉजिटिव होता था पहले, ये नेगेटिव होता था। अब अगर इसे हम नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, इसे पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, तो इसके अंदर से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन आगे तो मूव नहीं कर सकते। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। एनोड को अगर आप पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। अब एनोड के अंदर से निकलने वाले चार्जेस के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है। अब ये इसकी कोशिश होगी कि वो कैथोड की तरफ जाए, लेकिन कैथोड को हमने क्या दिया हुआ है, नेगेटिव वोल्टेज दिया हुआ है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल कर देगा, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। अब ये एकदम से कलेक्ट नहीं होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन में से 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे होकर 3 इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे। तो इससे करंट जो है ये नेगेटिव रीजन में आ जाएगा। यानी अगर यहाँ से देखना स्टार्ट करें, नेगेटिव वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव वोल्टेज से निकल रहा है, या इस तरफ को देखना स्टार्ट करें, करंट जो है कम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। होना तो उसमें जीरो है, ये जीरो वाली लिमिट है, होना तो जीरो है। ये देखें अब 10 इलेक्ट्रॉन थे, होना तो ये चाहिए था 10 के 10 आगे मूव करें, 10 के 10 मूव करते तो हमारे पास करंट जो था वो मैक्सिमम आता, लेकिन 10 मूव नहीं किए, 3 मूव कर गए, 7 वहीं पे इकट्ठे हो गए। अब 3 में से जो करंट होगा, अब नॉर्मल देखें तो ग्राफ सीधा जाना चाहिए, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे बेंड होगा, क्योंकि करंट कम हो रहा है तो साथ में ग्राफ भी नीचे की तरफ बेंड होगा। अब अगर इस वोल्टेज को हम और ज्यादा इंक्रीज कर दें तो 7 में से हो सकता है 10 में से 9 चार्जेस यहाँ पे रह जाए, एक चार्ज आगे जाए, क्योंकि पहले वोल्टेज पे हमने स्टडी किया, अब वोल्टेज को और ज्यादा हमने इंक्रीज कर दिया है, नेगेटिव वोल्टेज को और इंक्रीज कर दिया, नेगेटिव रीजन है। जब नेगेटिव वोल्टेज को और इंक्रीज करेंगे तो जाहिर बात है करंट बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जीरो होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन है, अगर और नेगेटिव वोल्टेज को इंक्रीज कर देंगे तो हो सकता है कि 10 के 10 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे इकट्ठे हो जाए, आगे जो इलेक्ट्रॉन है वो जीरो पहुंचे। जब आगे जीरो इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो करंट भी बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है इस चीज की आपको समझ आ गई है। ये थोड़ा सा लॉजिक है कि वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज को इंक्रीज करने का मतलब हमने टर्मिनल्स को इन्वर्स कर दिया है, जहां पे पॉजिटिव था वहां पे नेगेटिव लगा दी, जहां पे नेगेटिव था वहां पे पॉजिटिव लगा दिया। इसको लगाने से होगा क्या कि चार्जेस हमने सडनली वोल्टेज को नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता हम नेगेटिव वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करंट भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा? सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम अट्रैक्शन की वजह से आगे मूव कर जाएं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे, उसका करंट भी कम ही होगा, तो ज्यादा करंट से करंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज को हम इंक्रीज करते जाएंगे, करंट और डिक्रीज होता जाएगा और इवेंचुअली वो जीरो हो जाएगा। ये था हमारे पास फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ की बात करते हैं। अगर हमारे पास इंटेंसिटी सेम हो, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, तो उस केस में क्या होगा? इंटेंसिटी सेम हो, फ्रीक्वेंसी, यानी एक साइड में हमने ब्लू लाइट 220 से अटैच की हुई है, एक साइड में हमने रेड लाइट 220 से अटैच की हुई है। अब ब्लू लाइट और रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट है, इंटेंसिटी दोनों सेम है। इंटेंसिटी सेम करने का मतलब ये कह रहा हूं कि दोनों में वोल्टेज सेम अप्लाई किया है तो सेम लाइट से दोनों रोशन होंगे। इंटेंसिटी दोनों की सेम है, लेकिन लाइट भी हमने डिफरेंट कर दी है। अब इस पे क्या फर्क आएगा? अब दोनों ग्राफ की इंटेंसिटीज को हमने सेम कर दिया, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो ग्राफ जो होगा वो सेम हो जाएगा, दोनों का करंट सेम निकलेगा। इंटेंसिटी सेम, इंटेंसिटी से जो करंट है वो भी इंटेंसिटी इक्वल्स टू करंट, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना करंट निकलेगा। तो इंटेंसिटी सेम है दोनों की, तो जाहिर बात है दोनों का करंट भी सेम निकलेगा, लेकिन दोनों का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा। इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। दोनों का नेगेटिव वोल्टेज पे जो इफेक्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा, क्योंकि रेड लाइट जो है उसे अगर आप कम भी कर दें उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है। रेड लाइट को अगर आप 2 सेकंड के अंदर बंद करते हैं और ब्लू लाइट को 2 सेकंड के अंदर बंद करते हैं, तो रेड लाइट का इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा, जब वो बंद हो रही होगी उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, ब्लू लाइट का इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसने कम होते होते भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कम होते होते भी कोई ना कोई चार्जेस आपको दे देने हैं। ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी तो पहले ही कम है, जब उसे आप कम करोगे तो वो जीरो हो जाएगी। तो एक की फ्रीक्वेंसी, एक का करंट पहले खत्म होगा, दूसरे का करंट बाद में खत्म होगा। क्लियर है? इस चीज को भी थोड़ा सा आपने समझना है। रेड लाइट और ब्लू लाइट को मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होती है। रेड लाइट जो है, इन दोनों में फ्रीक्वेंसी में अगर थोड़ा सा चेंज आ रहा है तो इन दोनों में से एक की फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब जिस चीज की फ्रीक्वेंसी कम है उसका अगर आप वोल्टेज कम करोगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी,
जिस चीज की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा है उसका अगर आप वोल्टेज कम करोगे तो वो कम होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, यानी कम होने में भी आपको थोड़ा सा इफेक्ट दे देगी। तो फ्रीक्वेंसी कम, एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा। एक रेड लाइट को अगर आप फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा है, ब्लू की कम है, तो रेड लाइट को अगर आप बंद करते हो तो वो बंद होते वक्त भी थोड़ा सा टाइम लगा के थोड़ा सा आपको वोल्टेज दे दे, थोड़ा सा आपको करंट दे देगी। लेकिन ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी कम है, तो जब वो बंद होगी तो वो उसका इफेक्ट उसी वक्त खत्म हो जाएगा। तो एक का ग्राफ पहले जीरो होगा, दूसरे का बाद में जीरो होगा। इंटेंसिटी दोनों की सेम है तो करंट दोनों में सेम निकलेगा। अब इसके 3 पॉइंट्स है जो हम स्टडी करेंगे फर्दर। 3 पॉइंट्स ये है कि पहला पॉइंट ये है कि जो मटेरियल है मटेरियल पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को आप जितना मर्जी इंक्रीज करते हैं, जब तक वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस नहीं करेगी तब तक वो आपको करंट नहीं मिलेगा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये मटेरियल डिपेंडेंट है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। जो मटेरियल आप यूज करोगे उसके हिसाब से हर मटेरियल का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफरेंट होता है। अगर एक मेटल सरफेस सिल्वर का ले रहे हो, एक मेटल सरफेस आप किसी और चीज का ले रहे हो, तो दोनों जो सरफेस है दोनों का इफेक्ट जो होगा वो डिफरेंट होगा और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ही करंट निकलेगा। यानी एक ये मटेरियल डिपेंडेंट है, एक मटेरियल आपको ज्यादा करंट दे सकता है, दूसरा मटेरियल कम करंट दे सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे ही आप थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करोगे उसी वक्त चार्जेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये नहीं कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ये चार्ज बस निकलने के लिए रेडी है, इसको फ्रीक्वेंसी चाहिए 50 हर्ट्ज की, आपने 49.99 हर्ट्ज तक लाइट को इंक्रीज किया, ये बस निकलने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन जैसे आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज करोगे 50 वाली आप जैसे ही 50 रीजन में एंटर होगी उसी वक्त निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ये उसी वक्त निकल जाएगा। ये नहीं कि 50 तक कर लिया है पहले ये रेडी होगा, 50 पे पहुंच के ये इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, रेडी होगा, फिर ये निकलेगा, इस तरह नहीं होगा। जैसे जैसे आपने जीरो से स्टार्ट करके फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना शुरू कर दी है, ये उस एनर्जी को साथ साथ ही अब्सॉर्ब कर रहा है। लेकिन 49.99% पे जब पहुंचेगा तो इसके पास इतनी इनफ एनर्जी है कि इससे बस थोड़ा सा धक्का ही चाहिए निकलने के लिए। तो जैसे 50 पे इंटर हो गई उसी वक्त निकल जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी को साथ साथ ही अब्सॉर्ब करेगा, ये नहीं कि 50 पर पहुंचेगा फिर फ्रीक्वेंसी को अब्सॉर्ब करेगा एनर्जी को फिर ये निकलेगा। ये जैसे जैसे आप एनर्जी को इंक्रीज करते जाओगे, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाओगे, वैसे वैसे एनर्जी को अब्सॉर्ब करता जाएगा। जैसे आप उस लिमिट को क्रॉस करोगे, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करेगा, उसी वक्त सारा इफेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। फर्दर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इसकी कुछ पार्ट रह गया है, क्वांटम बेस पे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन रह गई है, वो हम फर्दर कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।